ओके, गुड मॉर्निंग। एक तो अपने बगल में हरियाणा है ना, और वहां भी टेट होता है। किसी ने एच टेट का फॉर्म भरा हुआ है क्या? एच टेट का नहीं बनाना, 2 तारीख को एग्जाम है। और तो सी टेट वही है, सेम पैटर्न है। तो कल 9:15 कल मॉर्निंग में, सुन रहे हो आप लोग? आप यहां आ जाते हो मॉर्निंग में ना? ओके, फिर बाद में देख लेना। मेरे चैनल पे कल मैराथन लगा रहे हैं हम। आज तक जितने सी टेट और एच टेट के मोस्ट पीवाई क्यूज है, पुराने प्रश्न आए हुए हैं, उनका एनालिसिस करेंगे मेरे चैनल पे। सबको मेरा चैनल तो ध्यान है ना? तो उसको देखना, बाद में घर जाके देख लेना, काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए भी। मैराथन क्लास होगी 4-5 घंटे की। एक सर और भी रहेंगे आपके, जेपी सर भी। सीटेट सेम ही है, सब कुछ सेम ही है। साइकोलॉजी का सिलेबस होना चाहिए, सब सेम है। ओके, दूसरी बात बताना, कल एक चीज करी थी हमने, टीएटी सीएटी हो गया था, काला सफेद धूसर। ओके, देखो एक मैं देख रहा था उस पे, टी टेट और एच टेट के पुराने प्रश्न देख रहा था। तो एक सवाल पूछा था कि आईबीटी में, सुन रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट कलर कितने कार्ड्स पे होता है? बोलो, 5 पे होता है, ठीक है ना? तो उसको वापस देख लो। ग्रे सब में मिक्स होगा, सब में ऐड होगा, पर ग्रे के बारे में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इसलिए ध्यान रखना, आईबीटी के जो कलर्स हैं आपने लिखा हुआ है, चिंता की बात नहीं है, ठीक है? पहले 5 कार्ड, हालांकि वो बैकग्राउंड होता है, पर उसको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। नीचे नोट है, ग्रे सब में है। उसके बाद अगले 2 कार्ड में है ब्लैक एंड रेड। व्हाइट बैकग्राउंड कर सकते हैं, व्हाइट यहां भी लिख सकते हैं। मेनली ब्लैक एंड रेड 2 कलर हो गए, तीसरा व्हाइट हो गया, ठीक है? और लास्ट वाले 2, अंतिम 2 नहीं 3, अंतिम 3 कार्ड जो हैं, अंतिम 3 कार्ड हैं, उसमें मल्टी कलर्स हैं, मल्टी कलर्स। लेकिन खास बात क्या है? काले नहीं है, शाबाश, नोट ब्लैक। और इसमें नोट है नीचे, ग्रे अपीयर्स एवरीवेयर। GRAY था क्या? EY की EY? EY। तो ग्रे सब जगह, ग्रे सब जगह। अब इस बात को समझे आप, आपने उस तरह से लिखा है, यहां पे ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे कर दिया, यहां पे ब्लैक रेड व्हाइट एंड ग्रे कर दिया, किया ना? और यहां पे विविध रंग मल्टी कलर कर दिए। तो बात वो भी ठीक है, बात ये भी ठीक है। उसमें सवाल आ गया था इतना डीपली। अब देखो, हम बात कर रहे थे कलर पे, सवाल आता है, अपने यहां भी आया है। तो एक जगह ऐसा भी आया, काला भूरा, काला लाल और ग्रे, ठीक है? तो वो भी सही था। और पहले 5 कार्ड में कैसा कलर है? तो ब्लैक एंड व्हाइट है, या फिर व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर है, ऐसा भी आ जाए तो भी ठीक है। बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ओके, ब्लैक उसमें, अब देखो आप ब्लैक कितने कार्ड्स पे हुआ, ऐसी कोई बात भी आ सकती है, तो आप कैलकुलेट कर लेना। ब्लैक है पहले 5 पे और 2 पे 7 पे। मल्टी कलर्स में ब्लैक नहीं है, बाकी सब है। मल्टी कलर्स में ब्लैक को छोड़ के सारे रंग हैं। आपने देखे भी थे, पिंक भी था उसमें, था ना? रेड भी था। व्हाइट है तो व्हाइट तो सब जगह ही है, नहीं 8 नहीं हो जाएंगे, व्हाइट तो सब जगह मल्टी कलर में भी है। तो ऐसा नहीं पूछेंगे, फिर भी ये पूछ लिया था कि पहले 5 कार्ड में कौन सा रंग है। सेकंड में लिखाया किसी ने? मैंने आपको लिखाया, व्हाइट भी लिखवाया होगा, तो एक ही बात है। हाँ, तो ऐसा कुछ व्हाइट के बारे में फिक्स नहीं है, कॉमन सेंस है। शायद ऐसा प्रश्न कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि इसी पे थोड़ी रहेगा सारा। पर फिर भी हमको समझना है कि इसमें व्हाइट इसलिए लिखवा दिया कि केवल ब्लैक कलर है, व्हाइट बैकग्राउंड है। इसमें 2 कलर ऑलरेडी आ गए, इसलिए व्हाइट लिखवाया नहीं है ना? बाकी व्हाइट तो हर जगह है, ग्रे हर जगह है, ये ध्यान रखना है। ओके, हम पढ़ रहे थे प्रोजेक्टिव मेथड्स। क्या पढ़ रहे थे? प्रोजेक्टिव मेथड्स की खास बात क्या होती है? अचेतन की बातें जुबा पे आती है, अंदर की बातें बाहर आती है। ऐसे कोई बताता नहीं है, इसलिए हम चक्कर में डालते हैं।
चक्र में कैसे डालते हैं, कभी तो कोई इमेज दिखा देंगे क्या दिख रहा है, तो वो बोलेगा, उसकी डीपर चीजें बाहर आएंगी। चेतन डीपर होता है, डीपर समझते हो ना। ऐसे आपसे पूछ लिया हमारे देश की राजधानी कहां है, तो ये आपका चेतन मन है जो जवाब देता है। लेकिन हमने कुछ और पूछ लिया जिसमें फिर उसका एग्जैक्ट कोई जवाब नहीं है, वो एक तरीके से एम्बिग्यूअस है। मैंने आपको एक शब्द बोला था अस्पष्ट है। तो चाहे कोई अस्पष्ट सवाल पूछ लें, चाहे कोई अस्पष्ट इमेज आपको दिखा दें, कोई चित्र आपको दिखा दें, तो आपके जवाब में अंदर की बातें आती हैं। अंदर की बातों से मतलब ये होता है, ध्यान दें, प्रोजेक्टिव मेथड्स की खास बात ये होती है कि इनमें आपकी भावनाएं छलकती हैं, आपके बिलीफ्स, विश्वास क्या है वो सामने आते हैं। इसमें आपकी चिंताएं भी जाहिर होती हैं, आपकी उदासी भी बाहर आती है। सुन रहे हो मेरी बात? जैसे एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, परीक्षा में बहुत बार आता है, आज मैं आपको वो भी कराऊंगा। आप जानते हैं ये क्या है? डीएपी। एनीबॉडी? मोनिका, सुनीता? खाद है, खाद नहीं है। इसके साथ यूरिया थोड़ी बोला है। यस, डीएपी। सुमन, पिछली बार भी आया था। डीएपी दरअसल ड्रा ए पर्सन है। डीएपी क्या है? ड्रा ए पर्सन। तो आपने अगर साइकोलॉजी पहले पढ़ी हो सुनीता, तो याद करें, एक तो ड्रा ए पर्सन, ड्रा ए पर्सन या ड्रा ए मैन आपने सुना होगा। ड्रा ए मैन बनाया था गुडेनफ ने, 1926 में बनाया था ना ड्रा ए मैन। फिर हैरिस आ गए थे उनके साथ, उन्होंने ड्रा ए पर्सन बना दिया। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक ड्रा ए मैन में तो एक आदमी का चित्र बनाना होता है। आप ध्यान दो लड़की, हाँ, आदमी का चित्र बनाना होता है। किसका? बच्चों के लिए था, महिलाओं का नहीं, केवल आदमी का पूछा था। और ये कल्चर फ्री टेस्ट माने जाते हैं। आप चाइना के बच्चों से भी बनवा सकते हो। बेटा तू सामने देख, कोट वाले क्या कर रहा है, कल भी यही कर रहा था। चाइना के बच्चे भी आदमी का चित्र बना सकते हैं, अमेरिका के बना सकते हैं, अफ्रीका के बना सकते हैं, बोलिए बना सकते हैं ना। तो वो जो गुड इनफ ने बनाया, आएगा गुड इनफ का इंटेलिजेंस टेस्ट में बताएंगे हम आपको। तो वो दरअसल ड्राइंग के माध्यम से कॉग्निटिव एबिलिटीज या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, वापस सुने, ड्राइंग के माध्यम से आप खुद चित्र बनाते हैं, उसको ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग के माध्यम से आपकी संज्ञानात्मक और बौद्धिक क्षमता को जानने का टेस्ट होता है, तो वो इंटेलिजेंस टेस्ट में शामिल हो जाता है। लेकिन अगर यही बात हम बोलें कि ड्राइंग के माध्यम से अगर आपकी इच्छाओं, भावनाओं, उदासी, चिंताओं का रिफ्लेक्शन कोई अगर ढूंढ ले, ऐसा भी तो होता है। जैसे आपने पढ़ा ना कि हैंड राइटिंग देख के साइकोलॉजिस्ट बता देते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप अंतर्मुखी हो कि बहिर्मुखी हो। हैंड राइटिंग देख के बताते हैं ना। तो आपने जो चित्र ड्रॉ किया है उसको देख के आपकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट कोई कर ले, आपने जो चित्र बनाया है उसको देख के आपके व्यक्तित्व का निर्धारण कोई कर ले, तुम क्या कर रही हो? तो फिर वो क्या हो जाएगा? आपने ड्राइंग किया है ना, कुछ भी ड्रॉ किया, चित्र बनाया, एचटीपी भी है, हाउस, ट्री, पर्सन, पेड़ का चित्र बनाया, व्यक्ति का चित्र बनाया। तो उस चित्र को देख के अगर आपकी बुद्धि क्षमता का अनुमान लगाया जाए तब तो वो बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और आपकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस किया जाए, आपकी चिंताओं का, एंजाइटी का और डिप्रेशन, उदासी, इन सब की का रिफ्लेक्शन उसमें आए। मतलब उस किसने चित्र बनाया वो अंतर्मुखी है, जिसने चित्र बनाया वो डिप्रेशन में है, जिसने चित्र बनाया वो गोल ओरिएंटेड है। ऐसी बातें अगर सामने लाई जाए तो वो क्या कहलाता है? प्रोजेक्टिव अप्रोच। तो वो क्या कहलाता है? प्रोजेक्टिव अप्रोच, प्रक्षेपी विधियां या प्रक्षेपी उपागम। तो परीक्षा में आ चुका है ये बहुत बार। डीएपी दरअसल जब उनकी बात करेंगे गुड इनफ वाली, तब तो डीएपी है इंटेलिजेंस टेस्ट। और डीएपी 1948 में बनाया था मैकोवर ने। मैकोवर की बात करेंगे तो ये डीएपी आ जाएगा, प्रोजेक्टिव टेस्ट। बात समझ आई मेरी? ओके, अब पढ़ेंगे हम इसको। तो अब तक हमने एक किया आईबीटी, दूसरा किया टीएटी, तीसरा किया सीएटी। आईबीटी में कितने कार्ड थे? 10 कार्ड थे। टीएटी में 30 या 31, लेकिन एक बार में 20। और सीएटी में 10। आईबीटी में क्या होता है? कार्ड्स पे आकृतियां होती हैं और इन दोनों में चित्र होते हैं। उसमें आकृतियों को देखकर क्या करना होता है? प्रतिक्रिया बतानी होती है, क्या दिख रहा है। और इन दोनों में
कहानी लिखनी होती है, कहानी सुनानी होती है। ओके, तीन ही बात हुई। अब चौथा टेस्ट, WAT, शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड्स, शब्दों को बोलते हैं वर्ड्स, साहचर्य को क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। शाबाश, एसोसिएशन ऑफ थॉट्स होता है इसमें, एसोसिएशन। और परीक्षण को बोलते हैं टेस्ट, इसलिए शॉर्ट में इसका नाम हो गया WAT। WAT। अभी ठीक नहीं हुई। WAT में याद आया? ओके, हिंदी में क्या बोलेंगे? शब्द साहचर्य विधि। मैडम, हिंदी में क्या बोलेंगे? शब्द साहचर्य विधि, और इंग्लिश में वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट, शॉर्ट में WAT। ओके, तो इसमें क्या होता है देखो, पहले सिंपल सुन लें, आप समझ लें। सुमन, बगल वाली को बोलना कि हम अंदर की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, अचेतन की बातें सामने लाने के प्रयास हो रहे हैं, कभी चित्रों को देख के कहानी लिखने के माध्यम से, तो कभी प्रतिक्रिया के माध्यम से, यही तो हो रहा है। ड्राइंग के माध्यम से भी होगा। इसमें केवल शब्दों के माध्यम से हम जानेंगे कि अचेतन में क्या है, केवल शब्दों के माध्यम से। और यहां शब्दों के एसोसिएशन का दरअसल एम्प्लाइड अर्थ यह है कि यहां थॉट एसोसिएशन होता है, यानी आपके दिमाग में कोई विचार है, फिर उससे दूसरा विचार जुड़ जाता है, तीसरा विचार जुड़ जाता है, इस तरह से विचार जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? विचार जुड़ते हैं, और इसका पता शब्दों के माध्यम से लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो इसका यह तरीका है, मैंने आपको उसमें बताया था साइकोडायनेमिक अप्रोच में, साइकोएनालिसिस में, याद है आपको, कि बिना रुके, बिना सोचे, अबाध गति से आप किसी को बोले कि इतना टाइम है, 1 मिनट में तेरे को, 15 सेकंड में तेरे को 5 शब्द बोलने हैं। तो अगर सोच के बोलेंगे तो फिर चेतन मन काम करेगा, लेकिन बिना सोचे बोलेंगे तो फिर अंदर से चीजें आएंगी ना। तो जल्दी जल्दी शब्द बोलते हैं, एक शब्द से दूसरा जुड़ जाता है। आपको जैसे बच्चों को बोले आप कि आप बोलिए, आपको 15 सेकंड में 15 शब्द बोलने, 10 शब्द बोलने, तो बच्चे जल्दी से बोलेंगे आधार, स्कूल, सबके नाम बोलेंगे, ऐसे ही है ना। तो कुछ ना कुछ निकलेगा, बोले निकलेगा, इनके निकलेगा खाना, कुछ ना कुछ निकलेगा। एक तरीका। दूसरा तरीका आपने वो देखा है अंत्याक्षरी वाला। अंताक्षरी में तो सोच के बोलते हैं पहले लेटर से, और इसमें होता है कि एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, मतलब एक शब्द मैं बोलूं, बदले में एक शब्द आपको बोलना है, तुरंत सोचना नहीं है। तो मैंने बोल दिया आधार, आप बोल देंगे छुट्टी, कोई भी शब्द है ना। बच्चे बोले स्कूल, छुट्टी, प्यार, मम्मा, बच्चा बोलेगा मम्मा। साइंस टीचर, तो बच्चे के मुंह से निकल गया मम्मा, तो वो निहाल हो गई, क्योंकि वो बच्चा उसमें मां को देखता है। एक ही तरीका है। टीचर इसमें एक शब्द बोलेगा, वो शब्द कहलाता है उद्दीपक। क्या कहलाता है? और बच्चा जो शब्द बोलेगा वो शब्द क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया। वो क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया। तो केवल शब्दों के माध्यम से अंदर की बातें सामने आई ना, बोले आई कि नहीं आई? सिंपल। इसको बोलते हैं वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट में बोलते हैं WAT। क्या बोलते हैं? WAT। पहली जो सूची बनाई थी वो बनाई थी फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने बनाई थी? फ्रांसिस गाल्टन ने। आया है, और उनकी सूची में 75 शब्द थे, ये भी पूछा गया है। तो प्रतिपादक के रूप में 2-3 नाम हैं, लिखने आपको क्या क्या खास हुआ आप लिखें। प्रथम शब्द सूची, पहली बात, प्रथम शब्द सूची ऐसे लिखो जैसे मैं लिखवा रहा हूं। प्रथम शब्द सूची बनाने का श्रेय, यही पूछेंगे प्रतिपादक, ऐसे नहीं पूछेंगे, इनमें से कोई बात पूछेंगे आपको। प्रथम शब्द सूची बनाने का श्रेय फ्रांसिस गाल्टन। केवल गाल्टन के नाम से मशहूर है, जानते हो ना आप इनको? फ्रांसिस गाल्टन 1879। वैयक्तिक विभिन्नता के भी प्रतिपादक हैं, ये यूजेनिक्स के भी प्रतिपादक हैं, और WAT के भी प्रतिपादक हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली सूची बनाई। पर हम इसको यूं लिखेंगे, प्रथम शब्द सूची किसने बनाई? फ्रांसिस गाल्टन ने बनाई। कब बनाई? 1879। और आगे एक बात और लिख दो, इसमें 75 शब्द थे, 75 वर्ड्स, 75 शब्द। पहली बात।
दूसरी बात, फ्रॉइड ने आपको याद है, हमने आपको बताया था अचेतन की विधि के रूप में याद है, मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण, इंग्लिश में लिखना है, मुक्त को बोलते हैं फ्री वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट का प्रयोग किया। पहली बात, प्रथम शब्द सूची बनाने का श्रेय फ्रांसिस गाल्टन। दूसरी बात, फ्रॉइड ने भी इसका प्रयोग किया, पर उन्होंने मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण FWAT या फ्री वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट के रूप में इसका प्रयोग किया। आपको हमने अचेतन को समझने की 3 विधियां बताई थी, याद है आपको? स्वप्न विश्लेषण, मुक्त साहचर्य और तीसरी सम्मोहन, हिप्नोसिस बताई थी। ओके, तो दूसरा फ्राइड ने किया। लेकिन आज के समय जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो तीसरी बात है। लिखें, जुंग गिल व रेपापोर्ट। जुंग गिल व रेपापोर्ट, युंग जुंग एक ही बात है, द्वारा तैयार शब्द सूचियां। जुंग गिल व रेपापोर्ट द्वारा तैयार शब्द सूचियां बहुत प्रसिद्ध है। जुंग गिल व रेपापोर्ट, रेपापोर्ट का नाम आया था कल, इसमें आया था प्रोजेक्टिव हाइपोथेसिस। जुंग गिल व रेपापोर्ट द्वारा तैयार शब्द सूचियां बहुत प्रसिद्ध हैं, द्वारा तैयार शब्द सूचियां बहुत प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने जो शब्द सूचियां बनाई हैं उनमें ध्यान रखना है, शब्द हैं केवल, क्या है? शब्द। इनकी मिक्स है, जिसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एजुकेशन में भी इनको काम में लेते हैं, तो शिक्षक एक शब्द बोलता है तो आप नीचे ऐसे लिख दो, शिक्षक का शब्द, मतलब शिक्षक जो शब्द बोलेगा वो उद्दीपक। ऐसा आ चुका है परीक्षा में, उद्दीपक। और छात्र का शब्द प्रतिक्रिया, शिक्षक का शब्द उद्दीपक और छात्र का शब्द प्रतिक्रिया। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखा करो अब। विधि का नाम शॉर्ट में WAT। WAT में क्या होता है? शब्दों का साहचर्य होता है। क्या होता है? शब्दों का साहचर्य होता है, एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स होता है, पर वास्तव में ये एसोसिएशन ऑफ थॉट भी होता है। वास्तव में ये एसोसिएशन ऑफ थॉट भी है। सुन रहे हो मेरी बात? ओके, पहली शब्द सूची किसने बनाई? फ्रांसिस गाल्टन ने। कब बनाई? 1879 में। कितने शब्द थे? 75 थे। एक और विद्वान है जिन्होंने मुक्त शब्द साहचर्य विधि का उपयोग किया। कौन थे वो? सिगमंड फ्राइड थे। चूंकि सिगमंड फ्राइड ने मुक्त शब्द साहचर्य विधि किसको जानने के लिए काम में ली? अचेतन को। और प्रक्षेपी विधियों की विशेषता क्या होती है? अचेतन की बातें जानना। इसलिए फ्रॉइड का भी योगदान हो गया। लेकिन जिनकी सूचियां प्रसिद्ध हैं वो हैं युंग गिल रेपापोर्ट या जुंग गिल रेपापोर्ट। इनमें शिक्षक एक शब्द बोलता है, वो शब्द है उद्दीपक, और तुरंत छात्र भी बोलता है, वो है प्रतिक्रिया। एक विशेष बात और है, वो क्या है? विशेष करके नोट करके लिखो आप, नोट। कार्ल गुस्ताव जुंग स्विट्जरलैंड के थे, पता है ना आपको? कार्ल जुंग क्यों प्रसिद्ध है? इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाली बात के लिए प्रसिद्ध है।
और भी इनकी कुछ बातें हैं। किसके चेले थे? फ्राइड के चेले थे। यस, नव फ्राइडवादी थे। तो नोट करके बात लिखो, नोट। कार्ल जुंग ने 1904 में, कार्ल जुंग ने 1904 में ऐसे लिखना, ए सेट ऑफ वेट, ए सेट ऑफ वेट, वेट और कुछ नहीं है, WAT है। कार्ल जुंग ने 1904 में ए सेट ऑफ वेट का निर्माण किया, ए सेट ऑफ वेट का निर्माण किया, जिसमें 60 शब्द हैं और वह सर्वाधिक प्रचलित है। 60 शब्द हैं और वह सर्वाधिक प्रचलित है। यह ध्यान रखना है, सेट ऑफ वेट 60 वर्ड्स वाला। कार्ल जुंग ने 1904 में क्या बनाया? ए सेट ऑफ वेट, ए सेट ऑफ WAT। तो और कुछ नहीं है, बल्कि इसमें एक तरह से शब्द हैं, और शब्द कितने हैं? 60। कैसे होता है इसका प्रशासन देखें आप। इन्होंने जो 60 शब्द बताए, फॉर एग्जाम्पल, देख रहे हो ना आप मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल जो 60 शब्द बताए, एग्जाम्पल आप लिख लो, फ्लोवर, हार्ट, हर्ट, लव, मदर, टुमारो, सो एंड सो। यानी ये शब्द जो है, इनकी एक सूची दे दी। सेट ऑफ वेट कह सकते हैं, शब्दों की सूची कह सकते हैं। इसके लिए कार्ल जुंग मशहूर है। और होता क्या है इसमें? फॉर एग्जाम्पल आपने लिख लिए शब्द, है ना? होता क्या है इसमें, देखो आप, इसमें इसके बाद एक्चुअली हम पढ़ेंगे वाक्य पूर्ति परीक्षण। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, शॉर्ट में उसको बोलेंगे SCT। क्या बोलेंगे? और इसका नाम है WAT। इसका नाम क्या है? ओके, तो कार्ल जुंग का जो काम है उसी पे अगली विधि आधारित रहेगी, जिसमें वाक्य बनाने होते हैं। तो कार्ल जुंग का जो सेट ऑफ वेट है, सेट ऑफ वेट टेस्ट है, उसमें क्या होता है, जैसे आप लोग बैठे हैं, ठीक है, जिसका परीक्षण करना है, उसके सामने स्क्रीन पे एक शब्द आता है और 15 सेकंड का समय दिया जाता है। ध्यान दो, एक शब्द आता है स्क्रीन पे, 15 सेकंड का शब्द है। 15 सेकंड का समय क्यों दिया जाता है? सोचे ना। ओके, एक शब्द आएगा, 15 सेकंड का शब्द, 15 सेकंड का समय है, और आपको एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाना है, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जल्दी से। तो फिर आप जो सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस के माध्यम से पता लग जाता है कि आपको कौन सी चिंता है, कितनी चिंता है, आपको कितनी उदासी है, आपके गोल क्या है, आपके मोटिवेशन क्या है, आपकी बिलीफ्स क्या है, आपके एटीट्यूड्स क्या है। कोई भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहां पे आ गया टुमारो, ठीक है, हिंदी में भी कह सकते हैं आप कल। तो कल पे जल्दी से बनाना है। तो कोई काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जा, बहुरी करेगा कब। तो कोई दूसरा क्या बोलेगा? वो है ना, अब नहीं तो फिर कल, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, परसों की भी क्या चिंता, अभी तो जीना है कई वर्षों। तो पर्सनैलिटी का एनालिसिस हो गया ना। एक तो तुरंत करेगा अभी के अभी काम, एक बहुत मस्त है, कल करेंगे, बाद में करेंगे, हालांकि उसके होते ही नहीं है। फिर कोई भी फ्लोवर पे कुछ भी, आपको जो भी तुरंत आपने जो भी लिखा वो लिख दिया। तो ये जैसे हैंडराइटिंग देख के बता सकते हैं, तो आपके सेंटेंस से बता देंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब ये कितना सही है, कितना गलत है, वो एक अलग आर्ग्यूमेंट की बात है, पर हमको समझना है कि इसका मतलब क्या है। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना, ए सेट ऑफ वेट में हालांकि शब्द हैं, क्या हैं, लेकिन प्रयोज्य को क्या करना होता है, उन शब्दों के आधार पर वाक्य बनाना होता है। क्या बनाना होता है? वाक्य बनाना होता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। इसलिए सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट का आधार हुआ कि नहीं हुआ? ओके, चलिए, तो पहली विधि एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है किसी को?
फ्रांसिस गाल्टन का नाम आए या जुंग का नाम आए या फ्राइड का नाम आए, क्लियर है, शब्दों के माध्यम से अंदर की बातें जुबान पे। नेक्स्ट, नंबर कितना दूं? 5 नंबर। और इस बार है वाक्य पूर्ति परीक्षण। कभी भी आ सकती है वैकेंसी धमाके से, थोड़े दिन में नई पब्लिक आएगी यहां पे, नए लोग आएंगे यहां पे, लेकिन आपका स्थान सुरक्षित है। कंप्लीशन ई आएगा, टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एससीटी। कभी कभी इसको स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट भी बोल देते हैं। कहानी पूर्ति विधि या वाक्य पूर्ति विधि एक ही बात है। शॉर्ट में सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट को एससीटी बोलते हैं, एससीटी। तुम आती नहीं हो? धर्मा, समझ में आ रहा है क्या? ओके, ठीक हो मैडम? चलिए, नाम क्या है हिंदी में? वाक्य पूर्ति परीक्षण। शॉर्ट इंग्लिश में पूरा नाम सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, और शॉर्ट में एससीटी, शॉर्ट में एससीटी। ओके, तो इसमें क्या होता है? इसमें, इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द है बढ़िया सा, सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक। क्या बोला मैंने? सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक। तुम लिख डालो, सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक का मतलब क्या है? अर्ध स्ट्रक्चर्ड मतलब, हाँ, संरचित वाक्य। मतलब वाक्य बनाते हैं ना हम, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो इसमें ये होगा, लेकिन वो आधे ही होंगे, बाकी आगे ब्लैंक होगा। आगे क्या होगा? ब्लैंक होगा। इसका मतलब अधूरे वाक्य प्रयोज्य के सामने पेश करेंगे। सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक, अधूरे वाक्य हम बच्चों के सामने क्या करेंगे? प्रेजेंट। वो लिख रही है, वो आपको सबको मिल जाएगा, है ना? उस पर जब आप देखोगे ना ऑनलाइन, मतलब उसका ऐप पे जाओगे तो पीडीएफ भी दे रहे हैं हम, साथ में देते हैं ना, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी सबको, उसी में मिलेगी आपके मोबाइल में। यहां से जाने के बाद पढ़ना उसको भी नहीं। ओके, सुन रहे हो? अधूरे वाक्य पूरे करने होंगे, और वाक्य पूरे करेंगे तो फिर दिल की बातें जुबान पे आएंगी। अधूरे वाक्य पूरे करेंगे तो अचेतन की चीजें सामने आएंगी। सिंपल। पर कौन कौन है इसमें, यह महत्वपूर्ण है। एक नाम याद रखना, हमने आपको लर्निंग में बताया था, याद है? अधिगम वाले टॉपिक में आपका नहीं हुआ था, पूरा स्टार्ट ही हुआ था, वो करेंगे अपन। और वो था लर्निंग कर्व किसने दिया? अधिगम वक्र। यस, हरमन एबिंगहॉस। किसने दिए थे? हरमन एबिंगहॉस। उन्होंने ही पहला एससीटी बनाया था। तो लिखो, प्रथम वाक्य पूर्ति परीक्षण, प्रथम वाक्य पूर्ति परीक्षण ब्रैकेट में एससीटी का निर्माण हरमन एबिंगहॉस, हरमन एबिंगहॉस 1897 ने किया था। 1897। प्रथम वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण, पहला सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हरमन एबिंगहॉस ने किया था। ये बहुत सी चीजों के लिए जाने जाते हैं, हम बार बार बता चुके हैं आपको इनके बारे में। फॉरगेटिंग कर्व, विस्मरण वक्र, अधिगम वक्र, और क्या था? मेमोरी पे काम किया था, नॉनसेंस सिलेबी, सीबीसी वर्ड्स, हरमन एबिंगहॉस। एक इनका बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट है, वो बताओ। अरे वाह, कमाल, थैंक यू। साइकोलॉजी हैज ए लॉन्ग पास्ट बट ए शॉर्ट हिस्ट्री। साइकोलॉजी का अतीत तो बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत
छोटा है। वो कौन थे? एबिंगहॉस थे, हरमन एबिंगहॉस। तो इन्होंने पहला वाक्य पूर्ति परीक्षण बनाया। कब बनाया? 1897 में। इसके बाद बहुत से बने हैं जिनमें कुछ मशहूर हैं। तो इन्होंने उस जमाने में बनाया था, पर वास्तव में जिन्होंने व्यवस्थित रूप से बनाया 1930 में बनाया था उन्होंने। कुछ नाम है। तो दूसरी बात आप लिखो, व्यवस्थित रूप से एससीटी का निर्माण, व्यवस्थित रूप से एससीटी का निर्माण। एक नाम टेंडलर, सुना है नाम आपने? टोडलर अलग है, टेंडलर अलग है। टेंडलर किसी का नाम है, टोडलर तो छोटे शिशु को कहते हैं। टेंडलर। दूसरा नाम सुमन पाइने, यस। एक ROHDE, रोहडे या रोड, टेंडलर पाइने रोड ने कब? 1930 में बनाया। शाबाश। व्यवस्थित रूप से एससीटी का निर्माण रोड पाइने टेंडलर ने 1930 में किया। तो हरमन एबिंगहॉस का नाम ध्यान रखना है, एक इनका नाम ध्यान रखना है, टेंडलर पाइने। टेंडलर से काम चल जाएगा, ग्रुप में आएगा नाम परीक्षा में, 1930। और एक 1940 में भी बना था। क्या नाम था उनका? हाइड्रेथ। क्या नाम था? हाइड्रेथ। तो तीसरी बात वो भी लिखो, हाइड्रेथ। हाइड्रेथ क्या नाम है? हाइड्रेथ ने 1940 में एक और, हाइड्रेथ ने 1940 में एक और वाक्य पूर्ति परीक्षण या एससीटी का निर्माण किया। हाइड्रेथ ने 1940 में एक और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट का निर्माण किया। हाइड्रेथ ने, हाइड्रेथ, पारुल लिख लिया? बगल वाली को दिखाओ। पर तुम तो अच्छी लड़की हो, मतलब वो जहीन लड़की हो बगल वाली, तो बोर्ड पे देख के क्यों नहीं समझ पाई? दिखा नहीं? लिख लिया? शाबाश। वैसे पीछे बैठने के कुछ नुकसान भी होते हैं, आगे ज्यादा अच्छा लगता है ना। कोचिंग में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, स्कूलों में हमेशा बैक बेंचर और फ्रंट बेंचर और वो रहता ही है। आजकल गरिमा को जाने क्या हो गया, पीछे पीछे बैठती। क्या हो गया गरिमा? अच्छा, लेट आई तो पीछे बैठ गया, ओके। यहां से दिखते है ना? अच्छा, तो इस पे कोई रिफ्लेक्शन थोड़ी आता है? आता है क्या? नहीं आता ना। फिर तुम तो पीछे होती जा रही हो। टी शर्ट प्रियंका यहां से चली थी, हो गरिमा भी यहां से चली थी। मैडम तो अभी भी आगे बैठी है, आप आगे बैठा। हाँ, पीछे क्या होता है कि मतलब जितना आप हमारी टीचर की हद से दूर जाओगे ना, तो बगल वाले हावी होते जाएंगे। किसी का मैसेज आ गया तो आपका डिस्टर्बेंस हो गया, किसी को जम्हाई आ गई तो आपको ले बैठेगा, और कोई नहीं तो कोई फुसफुसाहट में कुछ कह देगा तो फिर वो वक्त वो पल उधर चला जाएगा, है ना। वैसे हम कोशिश करते हैं कि हमारी क्लास में आगे पीछे कहीं भी बैठो, हम आपको जाने नहीं देते। हालांकि आप बहुत कोशिश करते रहते हो जाने की। ओके, तो ध्यान रखने एक और बात लिखो, नीचे लिखो, एससीटी में, एससीटी में, एससीटी में अधूरे वाक्यों को, एससीटी में अधूरे वाक्यों को पूरा करना होता है। एससीटी में अधूरे वाक्यों को पूरा करना होता है जिनमें, एससीटी में अधूरे वाक्यों को पूरा करना होता है जिनमें व्यक्ति की भावनाएं, जिनमें व्यक्ति की भावनाएं, चिंताएं, एंजाइटी। अधूरे वाक्यों को पूरा करना होता है जिनमें व्यक्ति की भावनाएं, चिंताएं, अभिप्रेरणाएं,
अभिप्रेरणाएं आदि प्रकट हो जाती हैं, आदि प्रकट हो जाती है। एससीटी में अधूरे वाक्यों को पूरा करना होता है, जिनमें व्यक्ति की भावनाएं, इच्छाएं, जो भी आप लिखना चाहें, क्योंकि साइकोलॉजी में ये शब्द तो बार बार आते ही हैं। प्रेरणाएं, चिंताएं क्या हो जाती हैं? प्रकट हो जाती हैं। वास्तव में वो प्रकट करना चाहता है क्या? नहीं चाहता, पर हमने उसको ले लिया प्रोजेक्शन में, इसलिए अंदर की बातें बाहर आ जाती हैं, कभी वाक्यों के माध्यम से, कभी कहानी के माध्यम से, कभी प्रतिक्रिया के माध्यम से। बात तो यही है। एक और खास बात है, एक नाम है रोटर। कभी हम बोलते थे स्टेम रोटर। दरअसल रोटर ने एक, जैसे कार्ल जुंग ने बनाया था, एक सेट बनाया था, उसमें कितने शब्द थे? 60। तो 60 वर्ड्स का सेट ऑफ वेट था, का 60 शब्दों का सेट था, WAT में काम आता था, जिसको 60 ए सेट ऑफ वेट बोलते थे। ए सेट ऑफ वेट, सेट ऑफ WAT। 60 शब्द थे, हार्ट से लेके, फ्लावर से लेके, लव तक थे। तो उन शब्दों से क्या बनाना होता था? वाक्य। दरअसल इसी का विस्तार है एक नाम रोटर। उन्होंने 1954 में एक ऐसा ही सेट बनाया जो अधूरे वाक्यों का सेट है। उसमें 40 वाक्य हैं। कितने वाक्य हैं? 40 वाक्य हैं। और उन वाक्यों के आधार पर अंदर की फीलिंग सामने आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कभी आपको बताया, मेरी पुरानी किताबों में भी आपको मिलेगा, बैक होम। रोटर ने जो बनाया उसका नाम है, मैं लिखवाऊंगा अभी, रोटर इनकंप्लीट सेंटेंस ब्लैंक। रोटर ने बनाया तो रोटर इनकंप्लीट सेंटेंस है और ब्लैंक, बैक होम ब्लैंक। आई लाइक ब्लैंक, आई हेट या आई रिग्रेट ब्लैंक। इंग्लिश में था सारा खेल। मोस्टली गर्ल्स ब्लैंक, बॉयज आर ब्लैंक। हम क्लास में जब भी कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर हम आपको ये कह दें मेरे पति खाली, तो क्या भरेंगे? जल्दी से भरना हो तो। सबकी बातें अलग अलग आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी? अनूपगढ़ तुम क्या भरोगी? है ही नहीं, तो है ही नहीं, भर दिया। तो फिर कब होंगे ये भर दिया, या कैसे होंगे ये भर दिया, है ना? शिव शंकर जैसे होंगे, ऐसे नहीं चाहते कोई, है ना? चलिए, तो वैसे ही इनमें इन्होंने ये बढ़िया सा एक 40 आइटम्स दिए, 40 आइटम्स जिसको भरवाते हैं, है ना? और जब भरते हैं तो उनके अंदर की चीजें बाहर आती हैं। मोस्टली गर्ल्स आर वाइज, नाइस, ओके। चलिए, बॉयज आर ब्लफ मास्टर, झूठ बोलते हैं। बात समझ आ रही है? आई रिग्रेट, मोनिका आई रिग्रेट में क्या भरोगी? आई रिग्रेट, क्या बोला? माई फूड। आई रिग्रेट वेन एवर आई मिस द क्लास। या मुझे कब दुख होता है, मुझे कब पछतावा होता है जब मैं मां की बात नहीं मानती। बात समझ आ रही है? यानी इनके माध्यम से हमारे अंदर की बात सामने आती है। ये क्या है? नोट करके लिखो आप, नोट। मैं लिखवाता हूं, आप लिखो नोट। नोट लिख रहे हो ना? नोट। रोटर 1954 कर दो। रोटर 1954 ने 40 वाक्यों पर आधारित, रोटर ने 1954 ने, रोटर 1954 ने, या रोटर ने 1954 में बातें की, 40 वाक्यों पर आधारित इसका नाम लिखना है रोटर इनकंप्लीट, रोटर इनकंप्लीट सेंटेंस ब्लैंक
ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक का निर्माण किया। रोटर 1954 ने 40 वाक्यों पर आधारित रोटर इनकंप्लीट सेंटेंस ब्लैंक का निर्माण किया जिसके कुछ उदाहरण हैं। और अब डैश करके आप 2-3 एग्जांपल लिख दो, जैसे बैक होम डैश, आई लाइक, आई रिग्रेट, मोस्टली गर्ल्स एंड सो ऑन। तो बहुत सिंपल है, प्रोजेक्टिव मेथड्स, प्रोजेक्टिव अप्रोच। बात आपको समझ में आएगी प्रोजेक्टिव में क्या होता है? बता दो सबको। सुमन बताओ क्या बता रही थी? ओके, हो गया? बोलो हुआ? तो आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? WAT, फिर SCT, दो ही हुए। WAT में महत्वपूर्ण काम था कार्ल जुंग का, किसका? और यहां पे ये वाला काम है रोटर का। क्या काम है? किसका नाम है? रोटर का। ओके, नेक्स्ट अगली विधि। कितने नंबर हो गए? 6। और ये बहुत पूछी जाती है, इसके प्रतिपादक तो पूछे ही जाते हैं। आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं? बहुत पूछे गए, बहुत बहुत बहुत। रोजनविंग, रोजनविंग वाली पता है ना? अरुल, कौन सी थी रोजनविंग वाली? रोजनविंग वाली कौन सी? आज हमने PPT भी उसी की लगाई है। PFT, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, कार्टून वाली। ओके, हिंदी में बोलेंगे तस्वीर कुंठा परीक्षण। तस्वीर कुंठा परीक्षण, तस्वीर कुंठा परीक्षण। हिंदी में नाम बदल सकता है। चित्र नैराश्य परीक्षण, सीटेट में आया था। चित्र नैराश्य सीटेट में अक्सर NCERT की बुक की लैंग्वेज यूज होती है। हम तो अक्सर करते ही हैं। जैसे NCERT साइकोलॉजी में वो है आपका IBT के लिए पता है क्या है? मसीलक्षम परीक्षणम। मसीलक्षम परीक्षणम, मसी क्या है? यह 7 संबंध मसी बनाऊं। तो मसीलक्षम परीक्षणम क्या है? दरअसल शाही धब्बा परीक्षण का दूसरा नाम है ना? तो हिंदी में नाम बदलेंगे, हिंदी में नाम बदलेंगे, पर आपको कोई टेंशन होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि आप तो IBT पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? IBT, इसलिए चिंता की बात नहीं है। ओके, तो कभी तस्वीर कुंठा परीक्षण आ जाए, कभी चित्र नैराश्य परीक्षण आ जाए, बात तो एक ही है ना? बोलिए है कि नहीं? क्योंकि इंग्लिश में चित्र को बोलेंगे पिक्चर, लिखना है सबको, लिखते हो ना सब लोग ये। और निराशा को बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, और परीक्षण को बोलते हैं टेस्ट। इसलिए शॉर्ट में ये हो गया PFT। PFT, PFT। PFT लिख दिया शॉर्ट में? ओके, बोलिए P से पिक्चर, F से फ्रस्ट्रेशन, और T से टेस्ट। पिक्चर का मतलब तस्वीर या चित्र, फ्रस्ट्रेशन का मतलब कुंठा या निराशा, और टेस्ट का मतलब परीक्षण। प्रतिपादक लिखो। रोजनविंग, क्या नाम है इनका? रोजनविंग। डेट को करेक्शन कर लेना सुमन, पारुल जैसे बच्चे जो मेरे से उत्कर्ष में पढ़ते हैं। 1943, 1943।
पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट पीएफटी रोजनविंग 1943। लिखा सबने? तो क्या होता है इसमें, लिखो। ऊपर वाला लिख लिया सब? ओके, लिखिए, ऐसे लिखिए। पीएफटी में 24 कार्टून्स, पीएफटी में 24 कार्टून्स पर आधारित चित्र हैं। 24 कार्टून्स पर आधारित चित्र हैं जिनमें एक पक्ष दूसरे को चिढ़ाता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे को क्या करता है, चिढ़ाता है। इन्हें देखकर एक पक्ष दूसरे को चिढ़ाता है। इन्हें देखकर निश्चित रूप से कुंठा उत्पन्न होती है। ठीक है, रहने दो। इन्हें देखकर निश्चित रूप से कुंठा उत्पन्न होती है। इन्हें देखकर निश्चित रूप से कुंठा उत्पन्न होती है। तो कभी आप देखते हो ऐसे? हम पेपर में भी देखते हैं, अक्सर आप पढ़ते हैं, मैगजीन्स में भी है ना, कभी कार्टून्स वगैरह देखते हैं। तो कोई व्यक्ति है साहब, ठीक है, ये कोई बात कहता है तो ऐसे लिखा रहता है, याद आया आपको? ये वही है। ये कोई ऐसी बात कहेगा कि सामने वाला इरिटेट हो जाएगा। हाँ, बुक्स में भी होता है। तो आपको दिखा के पूछते हैं कि आप क्या करोगे अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो? हाँ, बूझो नहीं है ये। नहीं, ये तो सिंपल बात है। इसका मतलब तो क्या है? इसका मतलब तो ये कि ये कुछ कह रहा है, वो यहां पे लिखा है, यही तो है। ऐसा तो, और छोटे बच्चों को जनरली, जो छोटे बच्चों वाली जो कॉमिक्स होती है उसमें ऐसा ही करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, वो चिढ़ाना नहीं है वहां तो एक उनको थोड़ा आकर्षक लगे, विजुअलाइजेशन हो जाए, इसलिए उनकी बात हम या ऐसे लिख देते हैं। पर यहां क्या होगा, या फ्रस्ट्रेशन होगा। जैसे वो कहां गया उनका? ओके, अब ये भाई साहब और ये भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं पता है इनको? आई हैव ऑलवेज बीन एबल टू ईट ऑल आई वांट विदाउट टर्निंग इनटू ए बिग फैट पिग। मतलब ये इनको क्या बोलता है पता है? ये बेचारे मोटे हैं, इसलिए इनका मन तो बहुत करता है खाने का, लेकिन मोटे हैं। तो ये भाई साहब एकदम स्लिम है, ये क्या बोलते हैं कि पता है, मैं चिढ़ाते ना अक्सर ऐसा, सामने वाले के पास कोई चीज नहीं है तो हम उसको उसी बात पे टॉर्चर करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं खाता हूं, क्योंकि मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि मैं कोई मोटा सुअर बन जाऊं। इसका मतलब इसने बोला तो इस पे क्या गुजरी होगी, नहीं समझे? ये मैडम, ये जा रहे हैं ऑफिस, ये करिए, आई न्यू आई वुड फाइंड द मैचिंग सोक्स की बात कर रही है। यस, सोक ऑफ योर लकी पेयर इफ आई थ्रू द अदर वन इन द बिन। बिन मतलब कचरे के डब्बे में फेंक दिया, एक ही बचा है। लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि आपकी फेवरेट यही है, इसके मैचिंग के बिना आप जाओगे नहीं, ये लो, पर दूसरा तो कचरे के डिब्बे में है। तो क्या गुजरी होगी? सेम हियर, ये म्यूजियम है, यहां पे लिखा है। कई बार जैसे बस में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, कहीं ट्रेन में जाते हो, तो जनरली क्या ऑटो में बैठते हो, आप बैठते हो ना, तो छोटे गोद में बच्चा है मैडम, तो क्या करेंगे हम? उसका पैसा देंगे क्या? नहीं, तो फैसिलिटी है आपके लिए, बच्चे को ले जाओ साथ में। तो ऐसे बहुत जगह, सिनेमा हॉल में भी आप अपनी फैमिली को भी ले सकते हो, है ना, एक ही टिकट है। तो भाई साहब पूछ गए, ये फैमिली है, 1 फैमिली टिकट प्लीज। अब जो सामने बैठा है उस पर क्या गुजरी होगी? फैमिली का मतलब ये थोड़ी है। हाँ भाई, ऐसी सुविधा है कि आप मतलब 1-2 साथ ले जा सकते हो, पर 1 दर्जन साथ थोड़ी ले जा सकते हो।
बात समझ में आ गई? ये क्या है? पीएफटी है। ये क्या है? पीएफटी है, जिसमें फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है एक पक्ष कोई बात कहता है उससे। और भी हो सकती है। अच्छा, उन्होंने लगाई नहीं। जब आप कभी पैदल जा रहे हो, है ना, पैदल जा रहे हो और एकदम कोचिंग में आने के लिए तैयार हो, बारिश का मौसम है, तो बगल से कोई बाइक वाला या गाड़ी वाला निकलता है और वो कीचड़ आपके कपड़ों पे गिर जाता है, तो कैसा लगता है? खराब लगता है। वो तो कोई बात नहीं, फिर वो आगे ब्रेक लगाता है और आपको बोलता है देख के चला करो। फिर क्या गुजरती है? ये इरिटेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन है। तो कुल मिला के ये पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट है, जो किसने दिया? रोजनविंग। किसने दिया? रोजनविंग। कब दिया? 1943। लेकिन एक 48 की डेट भी आती है, वो क्या है? एक बात और लिखो आप लिखो नोट। नोट, इसमें किसी का नाम नहीं है। 1948 में, 1948 में बच्चों के लिए, 1948 में बच्चों के लिए दो पीएफ, 1948 में बच्चों के लिए 2 पीएफ, ये रोजनविंग ने बनाया इसलिए नाम नहीं है, 2 पीएफ टेस्ट बनाए गए जो चिल्ड्रन फॉर्म ऑफ द रोजनविंग पीएफ स्टडी के नाम से प्रसिद्ध है। पीएफ स्टडी के नाम से प्रसिद्ध है। 1948 में बच्चों के लिए 2 पीएफ टेस्ट बनाए गए जो चिल्ड्रन फॉर्म ऑफ द रोजनविंग पीएफ स्टडी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं, इसमें बच्चों के लिए बनाए इसलिए चिल्ड्रन है, रोजनविंग का नाम भी है, पीएफ तो है ही, बस सिंपल बात है। ओके, क्या नाम है इसका? चिल्ड्रन फॉर्म ऑफ द रोजनविंग पीएफ स्टडी। बोला करो, फॉर्म, चिल्ड्रन फॉर्म ऑफ द रोजनविंग पीएफ स्टडी। ओके, बात क्लियर हुई? हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया पता है? हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोजेक्टिव मेथड्स पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टिव अप्रोच पढ़ रहे हैं ना। इनकी खास बात अंदर की बातें बाहर निकालना। और इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा आईबीटी। क्या पढ़ा? आईबीटी किसने दिया था? हरमन रोरशा। किसने दिया था? हरमन रोरशा। उसमें कितने कार्ड्स थे? 10 कार्ड्स थे, और कार्ड्स पे स्याही के धब्बों वाली आकृतियां थी, इसलिए इसको स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्याही धब्बा परीक्षण। और स्याही धब्बा परीक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंक ब्लॉट टेस्ट, और शॉर्ट में आईबीटी। उसके बाद हमने 2 स्टोरी वाली विधियां पढ़ी, एक तो टीएटी और दूसरी सीएटी। टीएटी के प्रतिपादक कौन थे? मॉर्गन व मूरे, और टीएटी वाले लियोपोल्ड बेलक। बेलक नाम याद रखना, बेलक। दोनों में कार्ड्स की संख्या आपको पता है। टीएटी में तो थे 30 और सीएटी में थे 10। उसके बाद हमने पढ़ा था डब्ल्यूएटी, और डब्ल्यूएटी का पूरा नाम क्या था? वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट। क्या नाम था? वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट। और उसमें शब्दों का साहचर्य होता है, वर्ड्स का एसोसिएशन होता है, पर वास्तव में एसोसिएशन ऑफ थॉट होता है। बात समझ आई? उसमें एक खास बात कार्ल जुंग वाली कौन सी थी? सेट ऑफ वेट, जिसमें कितने शब्द थे? 60 शब्द थे, जैसे कि फ्लोवर, जैसे कि हार्ट, जैसे कि हार्ट, जैसे कि लव, सो मेनी, टुमारो। फिर हमने पढ़ा एससीटी, और एससीटी का पूरा नाम सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। पूरा नाम सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट था।
और फिर हमने पढ़ा पीएफटी। उसके बाद क्या था? पीएफटी के प्रतिपादक परीक्षा में बहुत पूछे गए हैं। कौन है? रोजनविंग है। क्या नाम है इनका? रोजनविंग। रोजनविंग सुन के आपको रोजनमैन याद आया? कौन थे रोजनमैन? टाइप ए और टाइप बी वाले थे, और पीएफटी वाले हैं रोजनविंग। क्लियर? एक चीज और जो अभी मैंने आपको आते ही बताई थी, यहां पे और भी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, बहुत सी हैं। उनमें से एक है ड्राइंग प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ड्राइंग प्रोजेक्टिव मेथड्स। ड्राइंग सुन रहे? जिसमें सामने वाले से ही चित्र बनवाते हैं, और वो जो चित्र बनाएगा उसमें उसके अंदर की फीलिंग्स रिफ्लेक्ट होती हैं। उसके आधार पे हम उसकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस करते हैं, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं, आकलन करते हैं। उनको बोलते हैं ड्राइंग प्रोजेक्टिव टेस्ट। क्या बोलते हैं? तो दरअसल वो प्रोजेक्टिव में ही है, पर फिर भी ड्राइंग नाम आता है। और दो मशहूर हैं, एक तो ड्रा ए पर्सन। क्या है? ड्रा ए पर्सन, जो शॉर्ट में कहलाता है डीएपी। क्या कहलाता है? डीएपी। और एक है एचटीपी, जिसको बोलते हैं हाउस ट्री पर्सन। क्या बोलते हैं? घर पेड़ व्यक्ति। घर पेड़ व्यक्ति। तो ये दोनों भी काफी परीक्षा में पूछी गई है। डीएपी के प्रतिपादक है मैकोवर। कौन है? और उसके कौन है? बीयूसी के बक। नाम सुना आपने? बक। ओके, तो लिखो नेक्स्ट। जो भी है अगला नंबर 7 नंबर। और इस बार आप लिखोगे इंग्लिश में, हिंदी में लिखना ऐसे ही, ड्रा ए पर्सन टेस्ट। ड्रा ए पर्सन टेस्ट। शॉर्ट में बोलेंगे DAP, नोट टी। क्या कर रही हो? भावना। DAP। क्या है ये? लिखना है। प्रतिपादक लिख दो पहले आप, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। मेक ओवर। मेक ओवर, इनका नाम ऐसे है, मेक ओवर। 1948। खास बात है कि दोनों की 48 डेट है, इसलिए चिंता नहीं है। 1948 मेक ओवर 1948 है। हाँ, वो लिखवाऊंगा। गुड एनएफएल 1926 है, मैं लिखवाऊंगा अभी। और वो उसमें भी लिखवाएंगे आपको, पर्सनैलिटी में, सॉरी इंटेलिजेंस में। क्या लिखना है? लिखो आप पहले। लिखा सबने? क्या लिखा आपने? बताओ, बोलो। ड्रा ए पर्सन टेस्ट, शॉर्ट में पीएपी। प्रतिपादक कौन? मैकोवर। क्या नाम है इनका? मैकोवर। कब दिया? 48वें सेकंड में आया था पूरे राजस्थान में। पता है क्या होता है राजस्थान में? आपत्ति लगवाते हैं बच्चों से। आपत्ति लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? क्योंकि बोले साहब वो तो इंटेलिजेंस टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है ही नहीं। ऐसे लोग हैं। और उनके क्या बोले, लाखों में कोर्स बिकते हैं, जिनको ये नहीं पता कि डीएपी प्रोजेक्टिव टेस्ट भी है। क्योंकि उन्होंने तो प्रोजेक्टिव टेस्ट पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये सब तो इंग्लिश में है, उनको इंग्लिश आती ही नहीं, तो कहां से पढ़ेंगे। इवन चलो एग्जाम में सारी सब पेपर उठा के देखना, जो बातें मैंने बताई वो सब आई हैं। एक एक बार नहीं, 10-10 बार। लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि यहां से ये पूरा करने के बाद आप मेरे साथ जुड़े रहना। मैं रोज मेरे चैनल पे ऐसे प्रश्न करवाऊंगा,
और वो आप ऐसे करोगे, उस दिन देखना आप बोलना सर हम ऐसे कर रहे हैं, करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि रटना नहीं है, याद नहीं रखना है, वहां दिखते ही पता लग जाएगा आपको। फैक्चुअल क्वेश्चन तो कम ही आते हैं ना, तो इसलिए चिंता की बात नहीं है। और फिर एक दो बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको नौकरी मिल रही है तो ऐसे इतना आसान थोड़ी है। आप क्या समझ रहे हो, यूं ही पढ़ना तो पड़ेगा, बिल्कुल दिखेगा। पेपर में तो चेहरा दिखता ही है, और अब से नहीं, जब से परीक्षा हो रही है तब से दिखता है। ओके चलिए, मैकओवर नाम याद नहीं रहेगा, मैकओवर एक दो बार पढ़ोगे, चार बार पढ़ोगे, फिर जब क्वेश्चंस करोगे ना तो सब आएगा आपको। अब आप मेरे को बताओ, मैं गेस्टाल्टवाद बोल रहा हूं तो आपको नहीं आता गेस्टाल्टवाद? वर्दिमर कोफका कोलर याद नहीं है आपको? प्रत्यक्षीकरण याद नहीं है ना? जबकि 90% लोगों को प्रत्यक्षीकरण पता नहीं है कि प्रत्यक्षीकरण गेस्टाल्टवाद का भी कोई रिश्ता है क्या। लेकिन आप कर दोगे, और वहां ऑप्शन में 4 मिलेंगे, 4 ऑप्शंस, तो बहुत आराम से कर दोगे, चिंता की बात नहीं है। ओके लिखिए, लिख रहे हो ना? लिखो, यह है, यह है, यह है, आ जाओ, यह है ड्राइंग। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ड्राइंग। यह है, क्या हुआ? पहले लिखो फिर बता रहा हूं। यह है ड्राइंग, ड्राइंग प्रोजेक्टिव, यह है ड्राइंग प्रोजेक्टिव टेक्निक। टेक्निक बोल दें, अप्रोच बोल दें, विधि बोल दें, एक ही बात है। यह है ड्राइंग प्रोजेक्टिव टेक्निक का एक उदाहरण है, का एक उदाहरण है जिसमें एक व्यक्ति की, जिसमें एक व्यक्ति का चित्र ड्रॉ करके, चित्र बना के ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, चित्र खिंचवा के अच्छा रहेगा। चित्र बना के और खिंचवा के में क्या क्या अंतर है बताओ? तो क्या बात है, अगर ये बनाना तो ऐसे खिंचवाना फोटो वाला है। और कोई बताओ, और बताओ, आप लोग बताओ, बनाने में खिंचवाने में क्या फर्क हुआ? यहां जो लैंग्वेज थी, एक व्यक्ति से चित्र बनवा के या चित्र ड्रॉ करके, क्या फर्क है? सोचो। हाँ जोर से बोलो। ड्रॉ करने में और उसमें बनाने में कोई फर्क है? ओके, मतलब चित्र बनवाना या बनाने का मतलब ये हो गया कि शानदार चित्र बनाओ। ओके, और ड्राइंग का मतलब हो गया कि खूबसूरती जरूरी नहीं है। देखो ऐसा परीक्षा में प्रश्न आया था उसमें आपके गुड एनफ वाले में, कि इसमें कलात्मक पक्ष नहीं देखा जाता बल्कि संप्रत्यात्मक पक्ष देखा जाता है। बात को समझना, कितना कितना खूबसूरत बनाया है, इट डजंट मैटर। बुद्धि का टेस्ट है एक गुड एनफ ड्रॉ वाला, उसमें किसी भी संस्कृति में जाके बच्चों से, व्यक्तियों से चित्र बनवाया जाता है एक आदमी का। हालांकि बाद में हैरिस जब शामिल हुए थे उसमें, तो एक था मैन, एक था वुमन, महिला का भी बनाओ, और सेल्फ खुद का भी बनाओ, 3 चित्र थे उसमें। तो चित्र बनाओ। अब आपकी बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं, आपको पेपर दे दिया सबको, और वो पेंसिल वेंसिल दे दी, स्केच दे दी, ओके बनाइए, 5 मिनट का टाइम है, एक आदमी का स्केच खींच दो। ठीक है, सुन रहे हो ना? तो उसमें आपने कितना सुंदर बनाया, जिसने जितना सुंदर बनाया है वो उतना ही बुद्धिमान है, ये होता है क्या? नहीं। इसका मतलब कलात्मक पक्ष नहीं देखा जाता, कॉन्सेप्चुअल पक्ष देखा जाता है, संप्रत्यात्मक या संगठनात्मक पक्ष देखा जाता है। मतलब आपको आदमी के अंग प्रत्यंग पता तो है ना, आपने सिर नीचे बनाया, टांगे ऊपर बनाई तो फिर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 ही हाथ बनाए आपने, उसकी 2 ही आंखें बनाई है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट आदमी का आपको क्लियर है। बात समझ में आ रही है आपको? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका कॉग्निटिव लेवल ये है।
आप कॉन्सेप्ट में कहां कहां मार खा रहे हैं, तो आपका कॉग्निटिव लेवल ये है। बात समझ आ रही ना? इसलिए ड्रॉ शब्द थोड़ा सा अलग हो गया बनाने से, हुआ कि नहीं हुआ? एक तो सुंदर चित्र बनाते हैं, तो चित्रकार चित्र बनाता है, वो तो खूबसूरत है। एक आपने चित्र बना दिया, खूबसूरती उसमें नहीं आई तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने सही सही तो बनाया है क्या? बात समझ आ रहा है? एक बात। दूसरी बात, वो थी बुद्धि इंटेलिजेंस टेस्ट की बात, और यहां प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात है। तो इस चित्र में क्या होगा, वही बात मैं आपको लिखवा रहा हूं। क्या लिखा आपने? टेक्निक का एक उदाहरण है जिसमें एक व्यक्ति का चित्र ड्रॉ करके प्रयोज्य समझते हो ना? कौन होता है? जिसका असेसमेंट कर रहे हैं। प्रयोज्य की भावनाओं, एक्सप्रेशन होता है फीलिंग्स का। प्रयोज्य की भावनाओं आदि का एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? प्रगटीकरण होता है। भावनाओं आदि का प्रगटीकरण होता है। यानी आपने जो चित्र बनाया, वो चित्र कहता है कि उसके बनाने वाले में ये चीजें हैं। आपने जो ड्राइंग बनाई, उसको देख के साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये बता देंगे कि आप कितने एंग्जियस हो, आप कितने सेल्फ स्टीम को फॉलो करते हो, मतलब आपके कैसी सेल्फ स्टीम है, आप में कैसी मोटिवेशन है। बात समझ रहे हो? आपका एटीट्यूड कैसा है, आप अंतर्मुखी हैं कि बहिर्मुखी हैं, आप कितने चिंतित हैं, कितने उदास हैं, कितने खुश मिजाज हैं। यहां दिमाग वाली चीजों का लेना देना नहीं है। यह खास बात नोट करो। नोट गुड एनफ एक महिला है, पता है ना आपको? गुड एनफ ने 1926 में, हालांकि इन्होंने इनसे पहले बना दिया था, गुड एनफ ने 1926 में ड्रा ए मैन, ये महिला थी, इन्होंने केवल आदमी का चित्र बनवाया था। गुड एनफ ने 1926 में ड्रा ए मैन, गुड एनफ ने 1926 में ड्रा ए मैन तथा हेरिस ने 1963 में, ये पर्सनैलिटी में बहुत काम आएगा, उसमें इंटेलिजेंस में बहुत काम आएगा आपके ये बिंदु। गुड एनफ ने 1926 में ड्रा ए मैन तथा हेरिस ने 1963 में गुड एनफ, इसका नाम है गुड एनफ हेरिस ड्राइंग टेस्ट, GHDT के नाम से मशहूर है। ड्रा ए मैन तथा हेरिस ने 1963 में गुड एनफ हेरिस ड्राइंग टेस्ट, गुड एनफ हेरिस ड्राइंग टेस्ट GHDT का निर्माण किया। गुड एनफ हेरिस ड्राइंग टेस्ट GHDT का निर्माण किया, जिसके माध्यम से व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव, जिसके माध्यम से व्यक्ति की संज्ञानात्मक व बौद्धिक, जिसके माध्यम से व्यक्ति की संज्ञानात्मक व बौद्धिक योग्यताओं का, संज्ञानात्मक व बौद्धिक योग्यताओं का पता लगाया जाता है। जिसके माध्यम से व्यक्ति की कौन सी योग्यताओं का, संज्ञानात्मक व बौद्धिक, कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल योग्यताओं का पता लगाया जाता है। अतः वापस कंफ्यूज नहीं हो जाओ आप, इसलिए लिखवा रहा हूं। अतः
गुड एनफ का टेस्ट, अतः गुड एनफ का टेस्ट, अतः गुड एनफ का टेस्ट, बोलिए किसका? बुद्धि परीक्षण का टेस्ट, बुद्धि परीक्षण का। और यहां मैं आपको एक और बात बता दूं, दरअसल उस कल्चर फ्री टेस्ट है जिसमें कोई भाषा काम नहीं करती, जिसको बोलते हैं संस्कृति मुक्त या संस्कृति अभिनीत, आजकल नया शब्द चला है, परीक्षाओं में आ गया। अभी आप संस्कृति मुक्त लिख दें। क्या लिखा आपने? गुड एनफ का टेस्ट बुद्धि परीक्षण का, ब्रैकेट में वापस लिखो, ब्रैकेट में संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, ब्रैकेट बंद, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, ब्रैकेट बंद, का उदाहरण है, का उदाहरण है। अब ये वो वाली बात थी जो सेकंड ग्रेड में आई थी, पूरा राजस्थान चित्त, हमारे बच्चे नहीं, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। अब बात समझे आप? यानी गुड एनफ का नाम आए या गुड एनफ हैरिस ड्राइंग टेस्ट आ जाए तो वो व्यक्तित्व का परीक्षण है कि बुद्धि का? बुद्धि का। लेकिन मेकओवर का नाम आ जाए तो बोलिए बुद्धि का कि व्यक्तित्व का? व्यक्तित्व का। इसलिए याद रखने वाली बात डीएपी, बोलिए क्या? डीएपी टेस्ट बुद्धि परीक्षण का है या व्यक्तित्व का? दोनों का। किसका है? दोनों का। क्योंकि एक तो डीएपी बनाया किसने? मेकओवर ने, और एक डीएपी बनाया किसने? गुड एनफ ने। तो गुड एनफ वाला तो किसका परीक्षण हुआ? बुद्धि का परीक्षण। और मेकओवर वाला किसका परीक्षण? व्यक्तित्व का परीक्षण। क्यों? क्योंकि गुड एनफ वाले में क्या टेस्ट किया जाता है? ये। और मेकओवर वाले में व्यक्ति की चिंताएं और भावनाएं सामने आती है ना। और जहां चिंताएं और भावनाएं सामने आती हैं वहां व्यक्तित्व की प्रक्षेपी तकनीक, प्रोजेक्टिव अप्रोच मानी जाती है। यह बात समझ में आई आपको? नहीं। ओके, दो बातें। मैकओवर ने जो बनाया था वो था प्रोजेक्टिव। वो क्या था? और प्रोजेक्टिव किस में काम आता है? व्यक्तित्व में। तो मैकओवर वाला किस में? व्यक्तित्व में। और हैरिस का नाम आ जाए, गुड एनफ का नाम आ जाए तो वो बुद्धि में। और मान लो किसी का नाम नहीं आए तो प्रश्न की लैंग्वेज हमको समझनी है। क्या? कि इनमें से कौन सा, सुनिए क्या प्रश्न आया था, इनमें से कौन सा प्रक्षेपी तकनीक का उदाहरण नहीं है? एक ऑप्शन टीएटी, दूसरा ऑप्शन आईबीटी, तीसरा ऑप्शन डीएपी। अब देखेंगे चौथा ऑप्शन। और वहां जब ये प्रश्न आया था तो वहां ये तीनों थे और चौथा ऑप्शन था बिने साइमन टेस्ट, एसबी टेस्ट। तो बिने साइमन टेस्ट किसका? बुद्धि का। लोगों ने आपत्ति लगाई कि साहब इस प्रश्न पे मिलेगा बोनस, क्योंकि बिने साइमन तो बुद्धि का है ही, डीएपी भी किसका है? बुद्धि का। जबकि उन्होंने क्या नहीं पढ़ा था कि डीएपी किसका भी है? व्यक्तित्व का भी है। डीएपी प्रोजेक्टिव भी है। क्या बात समझ आई? आगे ना एकदम? ओके। आखिरी बात, एचटीपी कितने नंबर? 8 नंबर। अच्छा, एक चीज आपने वो लिखा है, रोजनविंग वाला लिखा है ना, रोजनविंग और चिल्ड्रन फोम, उसके पास जगह है क्या? या साइड में लिख लो, उसका भारतीय अनुकूलन लिखाता हूं। मैंने आपको बताया था टीएटी और सीएटी का भारतीय अनुकूलन किसने किया? उमा चौधरी। किसने किया? उमा चौधरी। हाँ, अलर्ट रहो ना, उमा चौधरी। तो वैसे ही पीएफटी किसने किया? पारिक याद नहीं है आपको? लिखो, वहां पे नोट करके लिखो, नोट। पीएफटी वाले में लिखो पीएफटी का भारतीय अनुकूलन, पीएफटी का भारतीय अनुकूलन। यस, मैं डॉक्टर पारिक लिखवाता हूं तो कुछ लोग कहते हैं सर आपने बनाया क्या? पर वो हमने नहीं बनाया। पीएफटी का भारतीय अनुकूलन डॉक्टर उदय पारिक, डॉक्टर उदय पारिक ने किया। ये दोनों पे आ चुके हैं प्रश्न परीक्षा में, उमा चौधरी और उदय पारिक, नाम याद रखना।
एक मलिक जोशी भी थे, है ना, याद है आपको, JMPI। ओके, तो उदय पारिक लिख लिया सबने वहां पे। अब आइए 8 नंबर, और ये है HTP। HTP को क्या बोलेंगे? ऐसे लिख लो आप, तो ऐसे लिख लो, चलो। घर, पेड़, घर, पेड़, व्यक्ति परीक्षण। घर, पेड़, व्यक्ति परीक्षण। घर, पेड़, व्यक्ति परीक्षण। नीचे लिखना हाउस, ट्री। बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। पर्सन, टेस्ट। हाउस, ट्री, पर्सन, टेस्ट। HTP शॉर्ट में। और इसके प्रतिपादक नाम भी मिस्टर बक। नाइनटीन 1948 DAP था और 1948 HTP भी है। एक्चुअली ड्राइंग टेस्ट जितने भी होते हैं, इससे पहले वाला ड्राइंग था, ये भी ड्राइंग है। उसमें पता क्या होता है, उसमें आपने जो चित्र बनाया, उस चित्र को देख के फिर कुछ प्रश्न भी पूछते हैं। सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होती है। सुन रहे हो? आपसे प्रश्न पूछेंगे, जैसे मैं इसमें बताता हूं आपको क्या होता है, तो लिखो। आप लिख रहे हैं HTP में, आराम से पियो। HTP में, HTP में प्रयोज्य को, HTP में प्रयोज्य को स्वयं, खुद ही, HTP में प्रयोज्य को स्वयं एक घर, एक पेड़ तथा एक व्यक्ति। HTP में प्रयोज्य को स्वयं एक घर, एक पेड़ व एक व्यक्ति का चित्र ड्रॉ करना होता है। एक व्यक्ति का चित्र ड्रॉ करना होता है। एक बात और लिख दो नीचे, लिख रहे हो ना? ड्राइंग के बाद, ड्राइंग का मतलब चित्र बना लिया, उस चित्र के बाद, ड्राइंग के बाद, ड्राइंग के बाद, ड्राइंग के बाद आकलन करता, यानी जो जांच कर रहा है वो आकलन करता, ड्राइंग के बाद आकलन करता प्रयोज्य से, ड्राइंग के बाद आकलन करता प्रयोज्य से चित्र के बारे में प्रश्न पूछता है। ड्राइंग के बाद आकलन करता प्रयोज्य से चित्र के बारे में प्रश्न करता है। बस। अब वो जो उत्तर देता है ना, उसके आधार पर पता लग जाता है कि वो दुखी है कि खुश है, कि वो जाने वाली है कि रुकने वाली है। ये है HTP। ये क्या है? छोटा सा नाम याद रखना, बक। बोलिए इंग्लिश में, इंग्लिश में बक। ओके, स्पेल आउट करें, BUCK। क्या बोलेंगे? BUCK। अब क्या होता है इसमें? सिंपल, 3 चित्र बनाने होंगे। कितने? पहला इंग्लिश में बताओ, H से हाउस, दूसरा ट्री, और तीसरा पर्सन। जैसे मुझे बनाना तो नहीं आता, मान लो आपने चित्र बना दिया है ना, कैसे भी। अब कोई ऐसे बनाता है ना, कैसे भी।
ठीक है, मान लो कोई पेड़ का ऐसे भी तो बना सकता है ना, शाखाएं वाखाएं, ये नहीं बना। अब क्या होता है, तो आप सुन रहे हो मेरी बात? ओके, घर है यार, ये बना ही नहीं मेरे, महत्वपूर्ण समझना है। अब इसको देख के पूछेंगे कि इस घर में कौन रहता है? तो मैं रहता हूं, तो फिर ये तुम क्यों हो? सवाल पूछेंगे कि आपके हिसाब से कौन रहता है इसमें। फिर दूसरा सवाल, उससे मिलने कौन आया? मतलब कहने का मतलब, ऐसे सवाल पूछेंगे कि आपके जवाब आएंगे, और जो जवाब आएंगे उसके आधार पे उन्होंने बहुत प्रोफेशनल चीजें करी हैं, तो बता देंगे कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपको चिंताएं इतनी हैं, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, दैट्स इट। बात क्लियर? क्लियर? ये है H, ये है T, ये है P। तो कोई जब पता नहीं क्या होगा HTP, लेकिन आपको पता है HTP और कुछ नहीं है बल्कि हाउस ट्री और पर्सन की ड्राइंग है, जिसको बनाते हैं और उस ड्राइंग के माध्यम से रिफ्लेक्शन होता है, अंदर की चीजें बाहर आती हैं। बात समझ रहे हो? सिंपल, ये प्रोजेक्टिव अप्रोच है। एक आखिरी और लिख लो। अच्छा, ये एच स्टेट में आया था जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, छोटी सी बात है। नंबर 9, नंबर 9, और इस बार इंग्लिश में बोलेंगे प्ले एंड ड्रामा, हिंदी में क्या बोलेंगे? खेल व नाटक विधि। ये एच स्टेट में आया था, खेल व नाटक विधि, प्ले एंड ड्रामा, मेथड या टेक्निक। इसमें कोई प्रतिपादक नहीं है, कुछ और नहीं है। वैसे साइको ड्रामा के प्रतिपादक जेएल मेरिनो है, पर यह खेल व नाटक विधि है। एक ही बात, कई बार आपने देखा बड़े लोगों को छोटे बच्चों को खेल खिलवाते हैं, तो उसमें उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो जाती हैं। तो लिखो आप इसमें, कुछ नहीं है इसके, ना प्रतिपादक ना कोई और, केवल एक बात क्या है वो लिखो। अभी कौन सी ले रहे हैं? वो हर बार ही अलग अलग चलती हैं, आपको पता है। वो पहले तो चौथी क्लास और छठी क्लास की जो परीक्षाएं होती थी, है ना। अभी तो महीने भर से, 1.5 महीने से मैं स्कूल से बाहर हूं, तो अभी कुछ चल रहा होगा प्रोग्राम कोई सा भी, तो ये चलते ही रहता है। तो वो ग्लोबल गोल्स जो थे ना, यूनिसेफ वाले, क्वालिटी एश्योरेंस परीक्षा थी उनकी, तो या तो वो होगी या फिर अभी और कोई सी होगी। आप इंटर्नशिप पे हो गया अभी? हाँ तो हाँ, सिंपल, डिटेल में बता दूंगा वो सारी कहानी। इसमें एक बात लिख लो, कोई नहीं कोई नहीं, लिखो। यह है विधि, यह विधि बच्चों के साथ साथ, चिल्ड्रेन, बच्चों के साथ साथ एडल्ट्स, बच्चों के साथ साथ वयस्कों के लिए भी, बच्चों के साथ साथ किसके लिए भी? वयस्कों के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। यह विधि बच्चों के साथ साथ वयस्कों के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। क्या होता है उसमें? एक बात, इसमें खिलौनों, टॉयज, इसमें खिलौनों, डॉल्स, गुड़िया, व अदर प्रोप्स बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं खिलौनों, गुड़िया व अन्य
अन्य उपकरणों या चीजों, अन्य चीजों के माध्यम से, खिलौने, गुड़िया, व अन्य चीजों के माध्यम से भावनाएं परिलक्षित होती हैं, मतलब बाहर आती हैं। भावनाएं परिलक्षित होती हैं। ओके, तो सिंपल इतना याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं है कि सब प्ले एंड ड्रामा आ जाए तो आपको बोलना है ये भी प्रोजेक्टिव विधि है, डीएपी आ जाए तो वो भी प्रोजेक्टिव विधि है। ओके, अब देखो 2 मिनट सुन ले। सेकंड ग्रेड आपके सब्जेक्ट में कितने प्रतिशत सिलेबस हो गया? अलग अलग। मैथ्स वाले बताओ, मैथ्स वाले 85% हो गया। वेरी गुड। अच्छा, जो स्टार्टिंग से है उनका हुआ। ओके, हिंदी में कौन है सेकंड ग्रेड में? हिंदी सेकंड ग्रेड। ओके, बस खाली मैथ्स वाले हो सारे सेकंड ग्रेड वाले? ओके, अब फर्स्ट ग्रेड वाले बताओ, हिंदी वाले। गरिमा, सब्जेक्ट में कितना हो गया? 90% हो गया, क्या बात है। चलिए, मेरा अभी 60 क्रॉस हो रहा है, ऑलमोस्ट 60। सेकंड ग्रेड का बाकी, आपके लर्निंग का बड़ा टॉपिक बाकी है, तो आपके तो वो भी कराएं, ये कराते हैं पहले तो, है ना। अभी 2-2 घंटे चल रहे हैं, फिर उसके बाद आपको ही कराना है। आईसीटी करवाऊंगा, अभी हुआ नहीं है वो फर्स्ट। हाँ, आईसीटी में 2 चीज। एक्चुअली आईसीटी क्या है, सुने आप, ये कंफ्यूज नहीं हो। आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, 3 प्रश्न तो आएंगे कंप्यूटर वाले, तो वो तो आप में से कोई मैं खड़ा कर दूंगा, 2 घंटे में बता देंगे। उसमें कोई भी बात आ सकती है, माउस से लेके कितनी भी बड़ी बात आ सकती है। लेकिन आईसीटी का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो है वो हम कराएंगे, वो पता क्या है? वो शैक्षिक तकनीक प्रथम, सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होती है ये समझना है, इसमें प्रश्न आएगा। वो है शैक्षिक तकनीक द्वितीय, हार्डवेयर अप्रोच। वो है शैक्षिक तकनीक तृतीय, प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच। वो है कम्युनिकेशन के तरीके। वो है टीचिंग मॉडल्स। वो है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। वो हम करवाएंगे, पेपर उसी में से बनेगा। कंप्यूटर के तो 2 या 3 प्रश्न आएंगे, तो किसी एक्सपर्ट को बुला देंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है। वो भी मैं ही अभी हाँ, मैं ही करूंगा, तभी तो टॉपर्स बनाऊंगा। कभी भी याद रखना पेडागोजी, सुन रहे हो मेरी बात? टीचिंग मेथड्स और शिक्षण शास्त्र आपका जो सब्जेक्ट है ना, उससे कहीं ज्यादा वो वाली चीज है। तो जनरली मैं जैसे जयपुर था तो कई लोग कहते थे साइंस वाले सर पढ़ा रहे हैं, हम ही करा देंगे मेथड्स। दरअसल उनको ये, वहां पे हालत ये थी कि उनको ये नहीं पता होता कि टीचिंग मैक्सिम्स क्या होते हैं। उनको ये तक पता नहीं होता कि हर्बर्ट उपागम क्या बोलता है, मॉरिसन उपागम क्या बोलता है। हाँ, वो साइंस आपको बढ़िया पढ़ा देंगे, पर वो पेडागोजी नहीं पढ़ा सकते। और यही राजस्थान का सबसे बड़ा खेल है। बिल्कुल। ओके।